मैं मांगीलाल स्वामी वाख्याता इतिहास सितारा कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने मोकल तक पढ़ा था, तो महाराणा कुंभा आज तक की जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें मेवाड़ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सर्वाधिक क्वेश्चन महाराणा कुंभा से लिए गए थे। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महाराणा कुंभा का जो लेसन है वो महत्वपूर्ण है। महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा का शासनकाल, सबसे पहले इसका शासनकाल, तो शासनकाल 1433 से लेकर 1468 तक है। कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1468 तक। इसी प्रकार कुंभा के पिता का नाम मोकल था। मोकल यानी कुंभा के पिता का नाम मोकल। कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। यानी सौभाग्य देवी की कोख से इसने जन्म लिया था। इसी प्रकार इसका जन्म, कुंभा का जन्म 1403 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा का जन्म हुआ था। इसके बाद कुंभा का राज्याभिषेक, तो कुंभा का राज्याभिषेक 1433 में, ये राज्याभिषेक भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। इसके बाद पढ़ते हैं तो कुंभा की पत्नी का नाम कुंबल देवी था। कुंभा की पत्नी का नाम कुंबल देवी। इसके बाद कुंभा की पुत्री का नाम कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई था। कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ होने के कारण इसे इतिहास में बागीश्वरी की उपाधि दी गई है। बागीश्वरी, तो राजस्थान के इतिहास में बागीश्वरी की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया? तो राजस्थान के इतिहास में बागीश्वरी के नाम से रमाबाई को सम्मानित किया गया था। अर्थात रमाबाई को राजस्थान में बागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुंभा के दो पुत्र, एक का नाम था रायमल और दूसरे का नाम था उदा। रायमल और उदा मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के पुत्र थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए कुंभा का जो वेतनिक कवि था, कुंभा के दरबार में जो वेतनिक कवि था वो कान्हा व्यास। कुंभा के दरबार में वेतनिक कवि कान्हा व्यास था। कान्हा व्यास कुंभा के दरबार का कवि था, दरबारी कवि। यानी कुंभा के शासनकाल में कुंभा का दरबारी कवि कौन था? तो कुंभा का दरबारी कवि अर्थात वेतनिक कवि कान्हा व्यास था। इसके बाद देखो आप, कुंभा का जो चित्रकला गुरु, कुंभा का चित्रकला गुरु हीरानंद था। कुंभा का चित्रकला गुरु हीरानंद। अब चित्रकला गुरु हीरानंद, कुंभा का संगीत गुरु सारंगधर था। कुंभा का संगीत गुरु सारंगधर था। कुंभा के दरबार में एक वास्तुकार था, जिसका नाम मंडन था।
कुंभा के दरबार में एक वास्तुकार था जिसका नाम मंडन था। अब इनको देखते हैं तो कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 तक बताया गया है। इसके पिता का नाम मोक्कल था, माता का नाम सौभाग्य देवी, जन्म 1403 में, जन्म स्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग, राज्याभिषेक 1433 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका राज्य अभिषेक हुआ था। कुंभा की पत्नी का नाम कुंभल देवी, पुत्री का नाम रमाबाई। रमाबाई प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी, इसी कारण इसे बागीश्वरी की उपाधि दी गई है। तो अब इसमें आपको आज तक की भर्ती परीक्षाओं में एक तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था। तो ये परमारवंशीय थे, ये परमारवंशीय थी सौभाग्य देवी। इसके बाद में ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, पीछे की जो भर्ती हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि कुंभा की पुत्री जिसे बागीश्वरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम रमाबाई था। ये प्रश्न भी परीक्षा में अधिकांश रूप से पूछा गया है कि कुंभा के दरबार में एक वास्तुकार था जिसका नाम गुजराती पंडित मंडन था, जिसका नाम गुजराती पंडित मंडन था। अब इसको आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं कुंभा के बारे में। कुंभा के बारे में आगे पढ़ते हुए, जिस प्रकार राजस्थान के इतिहास में महाराणा कुंभा, तो देखो राजस्थान के इतिहास में ये मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसको सर्वाधिक उपाधियों से सम्मानित किया गया था। तो कुंभा को राजस्थान के इतिहास में एक तो इसे कहते हैं स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्थापत्य कला का जनक कौन था। तो मेवाड़ के इतिहास में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहते हैं। सेकंड पर्सन, गुजरात के शासकों ने महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा था। हिंदू सुल्तान कहा था। यानी हिंदू सुल्तान शासक कौन था। तो हिंदू सुल्तान शासक महाराणा कुंभा को माना गया है। हरविलास शारदा के अनुसार, हरविलास शारदा के अनुसार कुंभा एक महान विद्वान, महान सेनानायक, महान शासक कहा जाता है। इसके आगे चलते हुए इतिहास में इसे अश्रवपति भी कहते हैं। अश्रवपति राजस्थान के इतिहास में अश्रवपति के नाम से महाराणा कुंभा प्रसिद्ध है। इतिहास में इसे गणपति भी कहते हैं। गणपति, राजस्थान के इतिहास में कौन सा शासक गणपति कहलाता है। तो कौन सा शासक? गणपति महाराणा कुंभा। इतिहास में इसे राजगुरु भी कहते हैं।
राजगुरु, राजगुरु। इतिहास में इसे छापगुरु भी कहते हैं, छापगुरु, ये छापगुरु। इतिहास में इसे संगीतराज भी कहते हैं, संगीतराज। इतिहास में इसे संगीतराज भी कहते हैं। इतिहास में इसे अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। इतिहास में इसे राणा रासो भी कहते हैं, राणा रासो। इतिहास में कुंभा को राणा रासा नाम से भी सम्मानित किया गया है। इसे प्रजा पालक भी कहते हैं, इतिहास में इसे प्रजा पालक भी कहते हैं। इसे चाप गुरु भी कहते हैं, चाप गुरु, राजस्थान के इतिहास में चाप गुरु। इसे सेल गुरु भी कहा जाता है, सेल गुरु, इसे सेल गुरु भी कहा जाता है। नरपति, नरपति कोमा, नरपति और परम गुरु, परम गुरु महाराणा कुंभा को कहा जाता है। दान गुरु भी इसे कहते हैं, दान गुरु भी इसे कहते हैं। इतिहास में इसे नंदीश्वर भी कहते हैं, नंदीश्वर, यानी शैव धर्म का उपासक था ये, शैव धर्म का उपासक। शैव धर्म का उपासक मेवाड़ का कौन सा शासक था? तो शैव धर्म का उपासक मेवाड़ का शासक कुंभा था, शैव धर्म। अब इन उपाधियों से सम्मानित किया गया है। तो एक बार देखो आप कि महाराणा कुंभा को दान गुरु और नंदीश्वर भी कहा जाता है। नंदीश्वर कहा जाता है क्योंकि ये शैव धर्म का उपासक था। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहते हैं, स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहते हैं। महाराणा कुंभा राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहलाता है। अब जो आगे जो बीएसटीसी की परीक्षा होगी, राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा होगी, उसमें ये प्रश्न दोनों परीक्षाओं में से एक परीक्षा में अवश्य ही इस प्रश्न को पूछेगा कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन से शासक को माना जाता है? तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। इसे इंदु सुल्तान भी कहते हैं, महाराणा कुंभा को इंदु सुल्तान भी कहा जाता है। हरविलास शारदा के अनुसार, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा अजमेर का था और इसने सबसे पहले शारदा एक्ट नामक एक कानून बनाया था जो बाल विवाह से संबंधित था। हरविलास शारदा के अनुसार इसे महान विद्वान, महान सेनानायक और महान शासक भी कुंभा को कहा जाता है। कुंभा को अश्रवपति भी कहा जाता है, इसे गणपति भी कहते हैं, इसे राजगुरु भी कहते हैं, इसे छापगुरु भी कहते हैं, इसे संगीतराज भी कहते हैं, इसे अभिनव भट्टाचार्य। ये प्रश्न भी परीक्षा में लगभग आज तक बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ का कौन सा शासक, भी मेवाड़ का कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ का शासक कुंभा अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। इसे राणा रासो भी कहते हैं, इसे प्रजा पालक भी कहते हैं, चाप गुरु भी इसे कहते हैं, सेल गुरु, नरपति और परम गुरु भी कुंभा को कहते हैं। इसके बाद देखो आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा, कुंभा, महाराणा कुंभा स्वयं एक मेवाड़ी भाषा का कवि था। मेवाड़ी भाषा यानी कुंभा मेवाड़ी भाषा का कवि था। कुंभा ने 4 ग्रंथों की रचना किए थे। कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 ग्रंथों की रचना किए थे। वो ग्रंथ कौन कौन से थे? पहला ग्रंथ संगीतराज, संगीतराज। कुंभा का जो पहला ग्रंथ था वो संगीतराज। सेकंड है संगीत सार, संगीत सार।
दूसरा ग्रंथ है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। और चौथा ग्रंथ है सुड प्रबंध, सुड प्रबंध। तो संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा और सुड प्रबंध, इन चार ग्रंथों की रचना, इन चार ग्रंथों की रचना महाराणा कुंभा ने किए थे। चार ग्रंथों की रचना। इन चार ग्रंथों में जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है वो संगीत राज है। महाराणा कुंभा का जो सबसे बड़ा ग्रंथ संगीत राज, संगीत राज ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है। अब इनसे संबंधित जो पीछे वैकेंसी में प्रश्न किया गया था कि महाराणा कुंभा ने संगीत राज ग्रंथ, महाराणा कुंभा ने संगीत राज ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया था, तो महाराणा कुंभा ने संगीत राज ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया था। कुंभा का जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ग्रंथ था वो संगीत राज था। इसके बाद पढ़ते हैं तो कुंभा ने 4 ग्रंथ और एक टीका की रचना किए थे। टीका की रचना किए थे कुंभा ने 4 ग्रंथों की रचना की और एक टीका की रचना की थी। टीका का नाम था रसिक प्रिया। टीका का नाम रसिक प्रिया नामक टीका की रचना किसने की थी? तो रसिक प्रिया नामक टीका की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। ये रसिक प्रिया नामक टीका कहाँ से ली गई थी? तो ये गीत गोविंद नामक ग्रंथ से ली गई थी। गीत गोविंद नामक ग्रंथ से ली गई थी। इस गीत गोविंद ग्रंथ का रचयिता जयदेव था। इस गीत गोविंद ग्रंथ का रचयिता जयदेव। अब जिस प्रकार इसको आगे पढ़ते हुए ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये मालवा है, ये मालवा है। और मालवा का शासक था महमूद खिलजी। मालवा का शासक महमूद खिलजी। उसी प्रकार ये मेवाड़ है। मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा। तो बात 1437 की है, 1437 की बात 1437 की है। 1437 में महाराणा कुंभा और मालवा के शासक, 1437 में महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों के बीच सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच। सारंगपुर का जो मैदान है वो मध्य प्रदेश में है। सारंगपुर का मैदान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के शाहजहां नामक स्थान पर है, शाहजहां नामक स्थान पर। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई थी। जिसे इतिहास में मालवा विजय कहते हैं। अर्थात मालवा विजय कब हुई थी? 1437 में। मालवा विजय किन 2 शासकों के बीच की लड़ाई थी? तो महाराणा कुंभा, महमूद खिलजी। महाराणा कुंभा की समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो महमूद खिलजी था। इसे मालवा विजय कहते हैं।
मालवा विजय 1437 में, मालवा विजय 1437 में। इसे मालवा विजय की याद में, इसी की याद में, मालवा विजय की याद में या मालवा विजय की उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया था। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण मालवा विजय उपलक्ष्य में या मालवा के शासक महमूद खिलजी का युद्ध हुआ था। मालवा के शासक महमूद खिलजी का युद्ध महाराणा कुंभा के साथ हुआ था। इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई थी। इस विजय की याद में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये विजय स्तंभ है। तो विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ के 9 मंजिल हैं। 9 मंजिल, यानी विजय स्तंभ के कुल मंजिल कितनी है? 9 मंजिल है। विजय स्तंभ के कुल मंजिल 9 है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट। कुल सीढ़ियों की संख्या 157 है। यानी विजय स्तंभ पर कुल सीढ़ियां कितनी हैं? तो विजय स्तंभ पर कुल सीढ़ियां 157 है। विजय स्तंभ को बनाने में कुल खर्च 90 लाख रुपए हैं। 90 लाख, यानी जब कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था तो विजय स्तंभ को बनाने में कुल कितने पैसे खर्च हुए थे? 90 लाख। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द है? तो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द है। विजय स्तंभ के शिल्पीकार, तो विजय स्तंभ के जो शिल्पीकार है वो नापा, जेता और पुंजा। नापा, जेता, पुंजा ये विजय स्तंभ के शिल्पीकार हैं। कुंभा ने विजय स्तंभ को किनको समर्पित किया था? तो कुंभा ने विजय स्तंभ को भगवान विष्णु को समर्पित किया था। विजय स्तंभ किनको समर्पित था? भगवान विष्णु को। इसी कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। यानी विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहते हैं। जिस प्रकार 15 अगस्त 1949 में राजस्थान में सबसे पहले 1 रुपए की डाक टिकट सबसे पहले जारी हुई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले डाक टिकट विजय स्तंभ पर जारी हुई थी 15 अगस्त 1949 में। वो डाक टिकट 1 रुपए के थे। जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पुलिस, जेके सीमेंट, जेके सीमेंट, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और जेके सीमेंट, इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ है, इनका प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। अब विजय स्तंभ के बारे में कुछ इतिहासकारों के कथन भी बताए गए थे। तो जिस प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया था। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया था। डॉक्टर डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा था। विष्णु ध्वज, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज इसी ने कहा था। गोपीनाथ शर्मा ने इनको क्या संज्ञा दी थी? तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि देवी देवताओं का संग्रहालय, ये संग्रहालय, देवी देवताओं का संग्रहालय विजय स्तंभ को कहा था गोपीनाथ शर्मा ने। इसी प्रकार हरमन गोट्स ने इसे मूर्तिकला का विश्वकोश बताया था। मूर्तिकला का विश्वकोश, यानी मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहते हैं। अब एक इतिहासकार के अनुसार, फर्ग्यूसन के अनुसार, यानी फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से किए थे। रोम के टार्जन से इसकी तुलना किए गए थे। तो जिस प्रकार विजय स्तंभ चल रहा है, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ जिले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 9 मंजिल है, ऊंचाई 122 फीट है, सीढ़ियां 157 है, बनाने में खर्च 90 लाख रुपए हुए थे। शिल्पीकार नाप्पा, जेता और पुंजा है। कुंभा ने विजय स्तंभ को भगवान विष्णु को समर्पित किया था। 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए की डाक टिकट सबसे पहले इसी पे जारी हुए थे। ये है विजय स्तंभ। अब विजय स्तंभ पर एक बार बिजली गिरने के कारण इसके ऊपरी भाग को कुछ नुकसान हुआ था विजय स्तंभ को। तो इसके ऊपरी भाग का पुनर्निर्माण मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने करवाया था। स्वरूप सिंह ने, यानी विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। अब विजय स्तंभ के पास ही, विजय स्तंभ के सामने ही महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ भी बनवाया था। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के पास ही महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन कीर्ति स्तंभ को बनाने वाला अलग था। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, कीर्ति स्तंभ के 7 मंजिल हैं। कीर्ति स्तंभ के 7 मंजिल हैं, 7 मंजिला है कीर्ति स्तंभ। यानी कीर्ति स्तंभ कुल कितने मंजिल है? 7। कीर्ति स्तंभ की कुल ऊंचाई 75 फीट है। कीर्ति स्तंभ की कुल ऊंचाई 75 फीट। कीर्ति स्तंभ को संत जैन जीजा ने बनवाया था। संत जैन जीजा ने बनाया था इस कीर्ति स्तंभ को। कीर्ति स्तंभ को बनाने के बाद, जिस प्रकार विजय स्तंभ तो भगवान विष्णु को समर्पित था और कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ को जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित किया था। आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहते हैं। ऋषभदेव,
आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहते हैं। अर्थात कीर्ति स्तंभ, महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ को किनको समर्पित किया था? तो कीर्ति स्तंभ है तो आदिनाथ और विजय स्तंभ है तो भगवान विष्णु। अब इसके आगे पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोक्कल था, मोक्कल, और मोक्कल के पुत्र का नाम कुंभा। मोक्कल की हत्या, इसकी हत्या उदयपुर जिले के जिलवाड़ा नामक स्थान पर हुए थे। और इसकी मोक्कल की हत्या करने वाले व्यक्ति चाचा मेरा महपा पंवार। मोक्कल के मामे का नाम रणमल था। रणमल ने मेवाड़ की गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने भांजे मोक्कल की हत्या करवाई थी। अर्थात मोक्कल का हत्यारा रणमल राठौड़ को माना गया। जब मोक्कल की हत्या हुई थी, रणमल राठौड़ ने करवाई थी, तो इस बात का पता कुंभा को चला था कि कुंभा ने ये कहा कि मेरे पिता का हत्यारा रणमल राठौड़ है। इस बात का बदला लेने के लिए 1438 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1438 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा के कहने पर एक दासी थी जो डावरिया प्रथा के तहत आई थी मेवाड़ में। दासी का नाम भारमले था, भारमले। तो 1438 में कुंभा के कहने पर दासी भारमली ने और रणमल राठौड़ की हत्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाई थी 1438 में। इसके बाद 1443 से लेकर 1459 के बीच 1443 से लेकर 1459 के बीच महाराणा कुंभा ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग था। कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जिस प्रकार पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? तो राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग का वास्तुकार गुजरात का पंडित मंडन था। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार गुजराती पंडित मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार गुजराती पंडित मंडन था। अब देखते हैं तो इस दुर्ग के उपनाम, इसे कमल मीर भी कहते हैं, कमल मीर। इसे कुंभल मेरू भी कहते हैं, कुंभल मेरू। कमल मीर, कुंभल मेरू। इसे मच्छिंद्रीपुर भी कहते हैं, मच्छिंद्री गढ़ भी कहते हैं। इसे मच्छिंद्री गढ़ भी कहते हैं इसी दुर्ग को। कमल मीर, कुंभल मेरू, मच्छिंद्रीगढ़, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम है। कुंभलगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग में इसमें खेती का कार्य होता है, खेती का कार्य। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में कृषि की जाती है। इसी कारण ये राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग
तो राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग किसे माना गया है? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग माना। दुर्ग की सुरक्षा के लिए दुर्ग के चारों ओर बनाई गई ऊंची दीवार प्रकोटा कहलाती है। प्रकोटा दुर्ग की सुरक्षा के लिए दुर्ग के चारों ओर बनाई गई ऊंची दीवार प्रकोटा कहलाती है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी दीवार की लंबाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इस दीवार की चौड़ाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की चौड़ाई 7 मीटर है। 7 मीटर, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके दीवार की चौड़ाई कितनी है? तो 7 मीटर, और दीवार की लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर। इतनी लंबी और इतनी विशाल दीवार को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने यानी कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर देखकर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये तो भारत की महान दीवार है। भारत की महान दीवार अर्थात कौन से दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्राक्शन से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार, देखो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अबुल फजल के अनुसार, हाँ, इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार इस दुर्ग के ऊपरी भाग को देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसके ऊपरी भाग को देखा जाता है। जिसके ऊपरी भाग को देखते हैं तो सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। अर्थात यह दुर्ग इतनी बुलंदी यानी इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि इसके ऊपरी भाग को देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। अब इसमें देखो आप, कुंभलगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग के 5 दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के कुल दरवाजे कितने हैं? 5 दरवाजे हैं इस दुर्ग के। तो देखेंगे 5 दरवाजा कौन कौन से हैं। जिस प्रकार 5 दरवाजे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के। पहला है ओरठ पोल, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का पहला दरवाजा ओरठ पोल कहलाता है। इसके बाद में है हल्ला पोल, ओरठ पोल, हल्ला पोल। तीसरा है विजय पोल, और इसका सबसे बड़ा दरवाजा राम पोल, और इसका 5वां दरवाजा हनुमान पोल है। हनुमान पोल, यानी जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इनके कुल 5 दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के कुल 5 दरवाजे हैं, जिसमें से ओरठ पोल, हल्ला पोल, विजय पोल, राम पोल, हनुमान पोल। इनका जो पहला दरवाजा है वो ओरठ पोल कहलाता है, जबकि इनका जो सबसे बड़ा दरवाजा है वो राम पोल कहलाता है। सबसे बड़ा दरवाजा राम पोल कहलाता है कुंभलगढ़ दुर्ग का। अब ये देखते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है। 12 खंभों की छतरी, ये छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया से संबंधित है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 छतरी हैं, और 12 छतरी किन की याद में बनाई गई थी? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की।
पृथ्वीराज सिसोदिया की याद में 12 छतरी है इस दुर्ग में। अब ये पढ़ते हैं तो कुंभलगढ़ दुर्ग में एक और छोटा दुर्ग है, एक और छोटा दुर्ग है। दुर्ग के अंदर बना हुआ छोटा दुर्ग अंतः दुर्ग की श्रेणी में आता है। अंतः दुर्ग के अंदर बना हुआ छोटा दुर्ग के अंदर बना हुआ छोटा दुर्ग अंतः दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग बना हुआ है जो अंतः दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का नाम कटारगढ़ है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग बना हुआ है जिसे कटारगढ़ कहते हैं और ये कटारगढ़ दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। मेवाड़ की आंख। तो मेवाड़ की आंख कौन सा दुर्ग है? तो मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग है। जिस प्रकार ये कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ी के नजदीक बना हुआ है। जरगा की पहाड़ी के नजदीक बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग के नजदीकी हाथी की नाल है। हाथी की नाल यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के नजदीकी हाथी की नाल है। तो ये प्रश्न परीक्षा में ये पूछा गया है कि अबुल फजल के अनुसार कौन से दुर्ग के ऊपरी भाग को देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। ये भी राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर। ये भी प्रश्न आया हुआ है अंतः दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों अंतः दुर्ग कटारगढ़ है। इसके बाद में ये भी परीक्षा में है कि मेवाड़ की आंख कौन सा दुर्ग है? तो भी कटारगढ़ दुर्ग है। इसी दुर्ग में एक कुंड बना हुआ है। इसी दुर्ग में एक कुंड बना हुआ है जिस कुंड का नाम मामदेव है। मामदेव कुंड। इसी कुंड का नाम मामदेव कुंड है। इसी प्रकार वीर विनोद पुस्तक के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही इसी दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने किए थे। यानी महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने किए थे। इसके आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार पढ़ते हैं तो 1453 में कुंभा और इधर मारवाड़ का शासक कुंभा मेवाड़ का शासक और मारवाड़ का शासक राव जोधा के पिता का नाम रणमल था। अब इनमें पढ़ते हैं तो कुंभा ने मारवाड़ के शासक राव जोधा पर भी आक्रमण किया था, क्योंकि जिस प्रकार 1438 में रणमल की हत्या की गई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बारहमली ने इसको जहर दिया था और कुंभा के कहने पर, तो उसी समय रणमल की हत्या के समय राव जोधा भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था। लेकिन महाराणा कुंभा ने रणमल की तो हत्या करवा दी, लेकिन कुंभा को भी मारने का प्रयास किया था। लेकिन कुंभा उसी समय भागता हुआ बीकानेर जिले के कोहनी गांव में आकर निवास करने लगा। तो महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच विवाद तो पहले से ही शुरू था, लेकिन रणमल की हत्या करने के बाद राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच विवाद फिर उत्पन्न हो गया। कुंभा की दादी, इसकी दादी का नाम हंसाबाई था। कुंभा की दादी का नाम हंसाबाई था। ये हंसाबाई
राव जोधा की बुआ थी, ये बुआ थे, ये बुआ थे। अब उन्होंने देखा इधर कुंभा लड़ रहा है, इधर राव जोधा आपस में विवाद कर रहे हैं, तो हंसाबाई ने ये सोचा कि क्यों न इन दोनों की आपस में, इन दोनों की दुश्मनी को आपस में मित्रता में बदल दी जाए। तो 1453 में हंसाबाई ने पाली जिले के सोजत नामक स्थान पर, सोजत मेहंदी मंडी है राजस्थान की प्रसिद्ध, पाली जिले के सोजत नामक स्थान पर हंसाबाई ने कुंभा और जोधा के बीच आवल बावल की संधि करवाए थे। आवल बावल की संधि। तो आवल बावल की संधि 1453 में हुई थी। आवल बावल की संधि किसने करवाई? हंसाबाई ने। कहाँ हुई थी? पाली जिले में। पाली जिले के कौन से स्थान पर? सोजत। किन किन दो शासकों के बीच में हुई थी? तो कुंभा और राव जोधा। इसी संधि में मेवाड़ प्लस मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित हुई थी, सीमा निर्धारित। इसी संधि में मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा निश्चित हुई थे इसी संधि में। इसी संधि में महाराणा कुंभा के पुत्र का नाम, इसके पुत्र का नाम रायमल था, इसके पुत्र का नाम रायमल, और राव जोधा की पुत्री का नाम श्रृंगारी देवी था, श्रृंगारी देवी। राव जोधा की पुत्री का नाम श्रृंगारी देवी था। तो इसी संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। इन दोनों का विवाह हुआ, तब जाके ये जो मारवाड़ और मेवाड़ का जो विवाद था वो समाप्त हुआ था। अच्छा प्रश्न है। आवल बावल की संधि के बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आवल बावल की संधि कब हुई, आवल बावल की संधि के अंदर क्या निर्धारित हुआ और किन किन शासकों के बीच में हुई थी। कुंभा के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए फिर चल रहे हैं। मेवाड़ का शासक कुंभा, मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम, इसी के पढ़ते हैं। तो एक इसमें जिस प्रकार ये गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह है, गुजरात का शासक था। ये रह गई गुजरात। अब क्या काम हुआ कि 1456 में गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी, इन दोनों के बीच में चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि हुए थे। यह जो चंपानेर की संधि थी वो ताज खां नामक व्यक्ति ने करवाई थी। ताज खां, यानी चंपानेर की संधि किसने करवाई? तो ताज खां नामक। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। चंपानेर की संधि किन किन शासकों के बीच में हुई? तो गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह है और मालवा का शासक महमूद खिलजी। इस संधि में क्या रखा गया था? जिस प्रकार महमूद खिलजी ने कुतुबुद्दीन शाह के पास संदेश भेजा कि महाराणा कुंभा मेरी अकेली सेना उनको पराजित नहीं कर सकती, इसलिए हम दोनों मिलकर, कुतुब शाह के पास महमूद खिलजी ने संदेश भेजा कि हम दोनों मिलकर संयुक्त सेना के रूप में कुंभा को पराजित कर सकते हैं,
तो इन दोनों की सेनाएं एक साथ मिलकर कुंभा को पराजित करने का निर्णय लिया था। अर्थात जब महमूद खिलजी ने कहा कि हमारी दोनों की सेनाएं एक साथ होगी तो निश्चित रूप से भी कुंभा पराजित होगा। कुंभा पराजित होने के बाद पर मेवाड़ में हमारा अधिकार होगा, लेकिन अधिकार होने के बाद में एक शर्त रखी गई थी कि आधा भाग मेवाड़ का आधा भाग महमूद खिलजी का होगा और आधा भाग कुतुबुद्दीन शाह का होगा। लेकिन दोस्तों ये संधि उनकी सफल नहीं हुई थी। लेकिन इसका प्रश्न पूछा गया था कि चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी? चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी? तो चंपानेर की संधि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। अब क्या हुआ कि जिस प्रकार 1456 में मेवाड़ का शासक कुंभा और मालवा का शासक महमूद खिलजी, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और मालवा का शासक महमूद खिलजी। बात कब की है? 1456 की है। इन दोनों के बीच में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच 1456 में बदनौर का युद्ध हुआ था। बदनौर का युद्ध, तो बदनौर का युद्ध 1456 में हुआ था। बदनौर का जो मैदान है वो भीलवाड़ा जिले में है। इस बदनौर के युद्ध में कुंभा की विजय हुए थे। इस बदनौर के युद्ध में कुंभा की विजय हुए थे। इसे बदनौर विजय कहते हैं। और बदनौर विजय की याद में, बदनौर विजय की उपलक्ष्य में कुंभा ने और भीलवाड़ा जिले में, यानी भीलवाड़ा जिले के बदनौर नामक स्थान पर महाराणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्थात कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा जिले के बदनौर नामक स्थान पर है। अब ये प्रश्न तो विजय स्तंभ का तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया कि विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया था, लेकिन अब इसमें भी कोई भी प्रश्न आ सकता है कि कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर क्यों बनवाया था? तो बदनौर विजय के उपलक्ष्य में। अब इनके पढ़ते हैं। तो वीर विनोद इस ग्रंथ का रचयिता श्यामल दास, यानी वीर विनोद ग्रंथ का रचयिता श्यामल दास था। ये श्यामल दास भीलवाड़ा जिले का था। भीलवाड़ा जिले का एक गांव था डोलकिया गांव का था ये, भीलवाड़ा जिले के। महाराणा शंभू सिंह के दरबार में ये दरबारी कवि था। इस पढ़ते हैं तो वीर विनोद पुस्तक में श्यामल दास ने लिखा है कि राजस्थान में कुल दुर्ग 84 हैं। वीर विनोद पुस्तक के अनुसार राजस्थान में कुल दुर्ग कितने हैं? तो वीर विनोद पुस्तक के अनुसार राजस्थान में कुल दुर्ग 84 हैं। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 84 में से 32 दुर्ग बनवाए थे महाराणा कुंभा ने। इसी कारण कुंभा को इतिहास में दुर्गों का स्वामी और दुर्गाधीराज कहते हैं।
दुर्गों का स्वामी और दुर्गाधिराज नाम से पुकारा गया महाराणा कुंभा को। इसी पुस्तक में वीर विनोद पुस्तक में श्यामल दास ने लिखा है कि कुंभा के जीवन काल में 2 दुर्गों का सर्वाधिक महत्व था। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार का आरएस की वैकेंसी में पूछा भी गया है कि कुंभा, वीर विनोद पुस्तक के अनुसार कुंभा के जीवन काल में 2 दुर्गों का सर्वाधिक महत्व था। वो 2 दुर्ग कौन सा था? तो एक तो था कुंभलगढ़ और दूसरा था अंचलगढ़। कुंभलगढ़ और अंचलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद में, अंचलगढ़ सिरोही में है। ये सिरोही में है। इनका निर्माण भी कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण भी कुंभा ने करवाया था और एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण भी कुंभा ने करवाया था। थैंक्स दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।